पार्ट 1 की शुरुआत में हमें एक फेरी टेल की स्टोरी को सुनाया जाता है और बताया जाता है कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की जो कि घने जंगलों के बीच में एक महल में रहती थी, लेकिन वो वहाँ हमेशा अकेली ही रहती थी। इसीलिए एक दिन बोर होकर के वो सोचती है कि मैं महल से बाहर जाऊंगी और दोस्त बनाऊंगी, और वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो उनके साथ खेलना चाहती थी, दोस्ती बनाना चाहती थी, जिसके लिए उसने दूसरे बच्चों को गिफ्ट भी दिया था। पर किसी ने भी उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया था, क्योंकि सब लोग उससे दूर भाग जाते थे। उनका मानना था और वो देखते थे कि इस लड़की के साथ एक हमेशा काली परछाई घूमती रहती थी, इसीलिए लोग उसे मॉन्स्टर कहकर बुलाते थे। जो सुनकर इस लड़की का दिल टूट जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। इसीलिए वो एक दिन अपना गुस्सा उतारने के लिए लड़की नदी के किनारे बैठ करके मछली पकड़ रही होती है, लेकिन वो एक दिन कांटे में मछली नहीं बल्कि एक लड़का बाहर निकलता है और वो अनजाने में उस लड़की की जान बचा देती है। और इसके साथ चलने वाली वो काली परछाई उसी वक्त गायब हो जाती है जब वो लड़का उसके पास होता है। अब वो लड़का हर जगह उसे फॉलो करने लगता है। वो जहाँ भी जाती, वो दिन हो या रात, पहाड़ हो या जंगल, कोई भी जगह हो, वह उसके साथ ही जाने लगा। और एक दिन उस लड़की ने उससे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। उस लड़की ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगा। और तभी वो लड़की जो फूल तोड़ रही थी, उसके हाथ में एक बटरफ्लाई आती है और वो उसे मार देती है। और उस लड़की के आसपास बहुत सारे मरे हुए बटरफ्लाई थे, जो देख करके वो लड़का तो भाग जाता है। और जैसे ही वो लड़का वहां से जाता है, वो काली परछाई वापस से उस लड़की के पीछे आ जाती है और उसे कहती है कि कोई भी तेरे साथ नहीं रहेगा, क्योंकि तू एक मॉन्स्टर है और यह बात याद रखना। तो वो लड़की कहती है, ठीक है मॉम। ड्रामे की फीमेल लीड जिसका नाम है को मुनयोंग, हम इसे सिर्फ मुनयोंग कहेंगे या फिर योंग कहेंगे। इसके बाद हमें हमारे मेल लीड से मिलाया जाता है जिसका नाम होता है कांगते। और वो अपने बड़े भाई के स्कूल में आता है क्योंकि यहाँ पर उसने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था। देन हमें पता चलता है कि उसका जो बड़ा भाई है सांगते, सांगते जो होता है वो थोड़ा मेंटली अनस्टेबल होता है, इसलिए प्रिंसिपल सांगते को स्कूल से निकाल देते हैं एंड उससे किसी और स्पेशल बच्चों के स्कूल में एडमिशन करने के लिए कहते हैं। अब सांगते काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है और अपने छोटे भाई को देखता है। अब गांगते अपने बड़े भाई से तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, इसीलिए वो उसे लेकर के चला जाता है और दूसरे शहर जाने के बारे में सोचता है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में शहर में तितलियों का बारिश होने वाला है, मतलब तितलियाँ बहुत सारी होंगी, जिससे वो भागता है। यानी कि सांगते को तितलियों से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि तितलियों से उसका एक अलग ही रिलेशन है। जब वो बचपन में था तो उसे उन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता था और किसी एक घटना की वजह से वो ट्रॉमा में जा चुका था। वो अपने पास तितलियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा कि पूरी स्टोरी क्या है। इन दोनों भाइयों की फैमिली में और कोई भी नहीं है, इसीलिए गांगते अपने भाई का ख्याल रखता है। और फिर मिलते हैं कहानी के फीमेल लीड, और फिर हमें हमारी फीमेल लीड मुन्नोंग को दिखाया जाता है, जो कि एक चिल्ड्रंस बुक ऑथर है और वो बहुत सारी डरावनी स्टोरीज लिखती है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। और यहाँ पर एक बच्ची अपनी मॉम के साथ आई होती है उससे ऑटोग्राफ लेने के लिए, और वो उससे फेयरी टेल कहती है, क्योंकि उस बच्ची को फेयरी टेल वाली स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वो ऑटोग्राफ लेने के लिए आई थी। उसे देखकर बच्ची कहती है कि आप तो सच में एक प्रिंसेस हो। अब मुंगलोंग पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ। बच्ची कहती है क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, इसीलिए मेरी मॉम भी मुझे प्रिंसेस कह के बुलाती है। इसके बाद मुंगयोंग उस बच्ची को फ़ोटो खिंचवाने के लिए अपने पास बुलाती है और उसके कानों में कहती है कि तुम मेरी फ़ैन नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी स्टोरी में सिर्फ चुड़ैल सुंदर होती है, इसीलिए अपनी मॉम से कहना कि तुम एक सुंदर परी नहीं हो, यानी कि प्रिंसेस नहीं हो, बल्कि एक सुंदर चुड़ैल हो। जिसको सुनने के बाद वो लड़की बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और रोना शुरू कर देती है और यहाँ से भाग जाती है। तभी यहाँ पर मुंगयोंग को ढूंढते हुए उसका मैनेजर पहुँच जाता है, जो कि उसका बुक पब्लिश करता है और उसकी कंपनी में ही करता है, और वो उसका सीईओ है। पर मुंगयोंग के बुक्स की वजह से ही उसकी कंपनी चलती है, इसीलिए वो खुद मुंगयोंग का मैनेजर बन चुका है। जो आज वो मुन्योंग को एक हॉस्पिटल में बुक रीड करने के लिए जाना होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मुन्योंग का शार्प ऑब्जेक्ट के साथ खेलती रहती है, उसका अलग ही रिलेशन है शार्प ऑब्जेक्ट से। और इस रेस्टोरेंट की एक नाइफ उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, इसीलिए वो नाइफ को अपने साथ लेकर चली जाती है। इसके बाद हम गांगते को देखते हैं, जो कि एक मेंटल एंड ट्रॉमा सेंटर में काम करता है, और वो वहाँ पर बहुत आसानी से पेशेंट को कंट्रोल कर लेता है, चाहे पेशेंट कितने भी जिद्दी हो, वायलेंट हो या। और इधर हमें मुन्योंग को दिखाया जाता है जिसको हॉस्पिटल से कॉल आता है नाम जूरी का, जो कि एक साइकेट्रिस्ट क्लिनिक में काम करती है। और उसी क्लिनिक में मुन्योंग के डैड एडमिट थे, जहाँ उनकी कंडीशन बिगड़ रही थी, इसीलिए सर्जरी के परमिशन के लिए पेपर्स पर मुन्योंग के कुछ साइन चाहिए होते हैं। पर मुन्योंग कहती है मेरे लिए डैड मर चुके हैं। अब जूरी से बार बार कह रही होती है तो आप सिर्फ साइन करके यहाँ से चले जाइएगा। जिसके बाद मुन्योंग कहती है अगर तुम्हें इतनी ही ज़्यादा फिक्र हो रही है तो आ करके मेरा साइन ले लो और चली जाना। और अब मुन्योंग के डैड जो होते हैं वो हॉस्पिटल के सबसे पुराने पेशेंट होते हैं, लेकिन मुन्योंग एक बार भी अपने डैड से मिलने के लिए नहीं जाती है,
जिसके बाद जूरी उसके डैड को बताने के लिए आते हैं कि शायद आपकी बेटी की कंसेंट फॉर्म को फिल नहीं करना चाहती हैं। और अब उनकी बेटी के बारे में सुनते ही वो कहते हैं और काफ़ी ज़्यादा पैनिक होने लगते हैं, डरने लगते हैं और कहते हैं कि उसे मत बुलाओ, अगर वो यहाँ पे आएगी तो सब लोग मर जाएंगे। और अब यह सुनने के बाद जूरी तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और इधर हमें पता चलता है कि सांगते भी मुन्योंग का बहुत बड़ा फ़ैन है और वो दिन भर उसकी किताबों को पढ़ता है और उसकी ड्राइंग किया करता है। अब मांगते उसकी हालचाल पूछने के लिए कॉल करता है। बातों ही बातों में वो सांगते को बता देता है कि आज मुन्योंग उसके हॉस्पिटल में आने वाली है चिल्ड्रंस बर्ड के बच्चों की कहानी सुनाने के लिए। सांगते तो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होने लगता है क्योंकि वो एक बार मुन्योंग से मिल करके उसका ऑटोग्राफ लेना चाहता था। और मांगते उसे समझाता है कि तुम नहीं आ रह सकते क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ चिल्ड्रंस बर्ड के बच्चों के लिए है। और उसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे लिए मुन्योंग का ऑटोग्राफ ले आऊँगा। इस पे सांगते मान जाता है। इधर अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बुक रीडिंग इवेंट शुरू होने वाला था, लेकिन मुन्योंग अभी तक ऑडिटोरियम में नहीं आई थी, इसलिए मैनेजर ली परेशान होने लगता है। मुन्योंग तो इधर वर्किंग एरिया में सिगरेट पी रही होती है, जिससे मांगते देख लेता है और उसे सिगरेट पीने से मना करता है क्योंकि यहाँ स्मोक करना मना था। मुन्योंग जो फूल तोड़ने में बिजी थी वो उठ जाती है और मांगते को थोड़ी देर देखते रह जाती है और फिर उससे पूछती है के बाद मुन्योंग उससे पूछती है क्या तुम डेस्टिनी में मानते हो। इसके बाद कांगते कहता है कि क्या कह रही हो। फिर वो बोलती है तुम्हें सुनाई तो दिया ही होगा मैंने क्या कहा है, और फिर अपने सीक्रेट को उसकी कॉफ़ी के कप में फेंक देती है। और जब उसे किसी की ज़रूरत और वो तुम्हारे सामने आ जाए उसी को डेस्टिनी कहते हैं, ये बोलकर अंदर चली जाती है। फिर मिन्योंग एक बुक रीडिंग इवेंट शुरू होता है और इधर एक मेंटली अनस्टेबल आदमी अपने रूम से बाहर आ रहा था और हॉस्पिटल में अपनी बेटी को ढूंढने लगता है और इसने यहाँ एडमिट होने से पहले मारने की कोशिश की थी, इसीलिए यहाँ इसे बांध कर रखा गया था। पर अब वो अपने रूम से निकल गया था और फिर से अपनी बेटी को मारने के लिए ढूंढ रहा था क्योंकि उसकी बेटी भी यहाँ एडमिट थी। तो उसकी बेटी भी ऑडिटोरियम में मुन्योंग की कहानी सुन रही थी। तो सारे स्टाफ उस आदमी को ढूंढने लग जाते हैं। सीसीटीवी कैमरा में उस आदमी को ऑडिटोरियम में घुसते हुए देखा जाता है। तो कुछ सिक्योरिटी स्टाफ ऑडिटोरियम में आ जाते हैं और बुक रीडिंग इवेंट को बीच में ही रोक करके सारे पेशेंट से अपने बच्चों का वर्ड में ले जाने के लिए कहते हैं। मुन्योंग को तो ये देख करके बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी वो आदमी अपनी बेटी को देख लेता है और वो उसे उठा करके पास के रूम में ले जाता है, लेकिन उसे जाते हुए मुन्योंग देख लेता है, इसलिए वो भी उस रूम में चला जाता है। इससे पहले वो इंसान अपनी बेटी को कुछ करता कि तभी मुन्योंग अपने बैग से उसके सर पर मारती है क्योंकि एक बार बचपन में उसके डैड ने इसी तरह से उसका गला दबा करके मुन्योंग को मारने की कोशिश की थी। ये देखकर वो बच्ची डर के मारे बाहर भाग जाती है। यहाँ पर वो गांगते से टकरा जाती है। गांगते आकर के मुन्योंग को इस आदमी से बचाता है और उसे शांत करा करके हाथ बांधने लगता है। पर मुन्योंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसीलिए वो चाह करके क्योंकि अब मुन्योंग को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा था, इसलिए वो चाकू को उठा करके उस आदमी पर अटैक करने के लिए आती है। लेकिन गांगते उस वार को अपने हाथों से रोक लेता है, जिससे उसके हाथों से खून निकलने लगता है। मुन्योंग कहती है कि इस मेंटल से दूर रहो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। गांगते कहता है कि ये एक पेशेंट है। मुन्योंग कहती है नहीं, ये एक जंगली जानवर है। और ये सुनकर ये आदमी मुन्योंग को साइको बोल करके बाहर भाग जाता है। सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है। मांगते मुन्योंग के हाथ से चाकू छीन लेता है और एक रुमाल से उसे कवर कर देता है। मुन्योंग कहती है कि ये चोट तुम्हें लगी है या फिर इस चाकू को। तो गांगते उसकी बात नहीं सुन रहा था। मुन्योंग कहती है कि मैं बस उसे एक छोटा सा कट देना चाहती थी, पर तुमने ओवर रिएक्ट किया है और अपने आप को चोट पहुंचा लिया। ये बोल करके वो चाकू को छीनती है और रुमाल से उसके चोट को हाथ में बांध देती है और बताती है कि ऐसा मैंने कभी किसी के लिए नहीं किया। देन उसे कहता है कि इस दुनिया में कुछ लोग मरना डिजर्व करते हैं और कुछ सन की अच्छे लोग होते हैं जो ऐसे लोगों को मार डालते हैं और आम इंसानों के लिए, ताकि आम इंसान शांति से जी सके। तो बताओ कि मैं इनमें से किस टाइप की हूँ। जिसके बाद वो कहता है कि तुम सन की हो। इसके बाद गांगते जा करके अपने हाथ का ट्रीटमेंट करवाता है, लेकिन जब से उसने मुन्योंग को देखा था तब से वो उसके बारे में ही सोच रहा था। इधर मैनेजर ली तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि मुन्योंग ने एक हॉस्पिटल के स्टाफ को चाकू से अटैक जो किया था और इसके बारे में हॉस्पिटल में बात फैल गई थी, इसलिए उसे डर लग रहा था कि अगर मांगते ने पुलिस में रिपोर्ट कर दिया तो फिर मुन्योंग के साथ कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। उन्हें पैसे देकर के मामला सेटल कर लो इससे पहले कि कहीं कुछ हो ना जाए। इधर गांगते को हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है क्योंकि उस पागल आदमी की जिम्मेदारी मांगते की टीम की थी और बच्चों के पेरेंट्स ने इसकी कंप्लेंट की थी, इसीलिए गांगते को इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसे निकाल दिया जाता है। इधर मैनेजर ली मांगते का इन्फॉर्मेशन पता करने लगता है ताकि उसे पैसे देकर के केस करने से रोक सके। इधर जूरी
मुन्योंग के एड्रेस पे पहुंच जाती है और उसे सर्जरी के कंसर्ट फॉर्म पर सिग्नेचर लेने के लिए, जिसे मैनेजर ली ने ही एड्रेस दिया था, नामजूरी रूम में आती है पर मुन्योंग को देख करके थोड़ी डरी हुई थी। और हमें पता चलता है कि ये दोनों बचपन में दोस्त हुआ करते थे और किसी वजह से इनकी दोस्ती टूट गई थी। अब मुन्योंग कहती है कि मैंने तुम्हें आखिरी बार 20 साल पहले देखा था, तुम काफ़ी बदल गई हो। अब नामजूरी डायरेक्ट काम की बात पे आती है और उसे साइन करने के लिए कहती है। मुन्योंग कहती है कि तुम सच में इतनी अच्छी हो या फिर प्रोफेशनल हो गई हो, सिर्फ मुझसे साइन लेने के लिए अपने टाउन से इतनी दूर ट्रैवल करके आई हो। फिर से उसके डैड के बारे में बताते जाती है। मुन्योंग कहती है मैंने बताया था ना। इसके बाद जूरी कहती है कि तुम्हारी मॉम तो जिंदा होगी ना। मुन्योंग कहती है वो तो बहुत साल पहले ही मर चुकी है, मैंने उनकी मौत को रजिस्टर भी करवा दिया है। देन वो उस पेपर को दिखाती है और पढ़ते हुए उसे बताती है कि मेरे डैड की आत्मा मर चुकी है, सिर्फ उनकी बॉडी जॉम्बी की तरह जिंदा है और मेरे मॉम फिजिकली मर चुकी है लेकिन उनकी आत्मा अभी भी जिंदा है। तो बताओ कौन सच में मर चुका है और कौन सच में जिंदा है। जूरी फिर से उसके डैड की कंडीशन के बारे में बताना शुरू कर देती है। तो मुन्योंग कहती है तुम उनकी इतनी चिंता करती हो, लोग सोचेंगे तुम ही उनकी असली बेटी हो, क्यों ना हम यही करें, तुम मेरे डैड की बेटी बन जाओ और मैं तुम्हारी मॉम की बेटी बन जाती हूँ। अगर तुम ऐसा करने के लिए मान जाओगी तब मैं इस पेपर पे साइन करूँगी। जूरी तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है पर मिन्योंग कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। देन पेपर्स पे साइन करते हुए कहती है कि क्यों ना मैं पुराने दिनों की तरह तुम्हारे घर आऊँ, तुम्हारी मॉम से भी मिलूँ, इतने साल हो गए हैं। ये सुनकर जूरी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। वापस जाते हुए भी वो काफ़ी डरी हुई लग रही थी। अब इधर गांगते अपने दोस्त जिसु को सब कुछ बता देता है मुन्योंग के बारे में। सुनकर के वो कहता है कि क्या वो पागल है, तुझे चोट भी आई और तुझे निकाल भी दिया गया, तूने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं किया। लगता है कि इससे इशू और भी बड़ा हो जाएगा, मुझे अपने कॉन्टैक्ट के हिसाब से पूरा पैसा भी नहीं मिलता। वैसे भी तितलियों के आने का सीज़न हो गया है, इसीलिए हमें दूसरे शहर में जाना ही पड़ेगा। तो एक तरह से अच्छा ही हुआ। अब सांगते के नाम से उसे याद आता है कि उसे तो मुन्योंग का ऑटोग्राफ लेना था, वरना सांगते बहुत गुस्सा करेगा। तो जैसे ही इंटरनेट से मुन्योंग की साइन देख करके कॉपी कर लेता है, जिससे दोनों सांगते को जा कर के देते हैं। लेकिन सांगते एक झटके में पहचान लेता है कि साइन नकली है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा नाराज़ और गुस्सा हो जाता है। मैनेजर ली को मांगते का नंबर मिल जाता है, इसीलिए वो उसे मैसेज करके सॉरी कहते हैं और कल उसके ऑफिस मिलने बुलाते हैं। कंपनसेशन के बारे में डिस्कस करने के लिए मैनेजर देखने पर मांगते को रिप्लाई करता है ओके, क्योंकि उसे अपने भाई के लिए मुन्योंग का ऑटोग्राफ चाहिए था। इधर मुन्योंग को तो बस मांगते का वो चेहरा याद आ रहा था कि मांगते बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था। वो उसका आंख देखती रह जाती है अपने। और अब सांगते को बटरफ्लाई का बुरा सपना आता है, इससे वह बहुत सारे बटरफ्लाई से बच करके भाग रहा था, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने आप को टेंट में बंद करके बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और चिल्लाने लग जाता है वो तितलियाँ मुझे मारने आ गई हैं, मुझे मार डालेंगी। तो गांगते उसे शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो जानता है कि वो सांगते का डर नहीं था, वो भगा नहीं सकता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। अगले दिन कंपनी में पहुंच जाता है, लेकिन वो अभी तक आया नहीं था, इसीलिए उसे वेट करने के लिए कहा जाता है। वो वेटिंग रूम में जाता है जहाँ उसे मुन्योंग की किताब मिलती है, तो वो उसने देखने लगता है। और अब आज अचानक से मुन्योंग भी कंपनी पहुंच जाती है, जिसके आने के बारे में सुनते ही सब लोग साफ सफाई करने लग जाते हैं और हर सारे शार्प ऑब्जेक्ट को छुपा देते हैं। मैनेजर ली के बारे में पूछने के लिए जाता है, तो वो अपनी असिस्टेंट से मैनेजर के बारे में पूछने के लिए चला जा रहा था। तभी उसकी नज़र पड़ती है गांगते पर, उसे देखते ही रह जाती है और वो उसके पास आती है और वो काफ़ी हैरान थी कि ये यहाँ पे क्यों आया है। और वो अब गांगते को कहती है कि तुम इन कपड़ों में डैशिंग लग रहे हो, तुम भी दूसरी तरह ही निकले। मैनेजर ली ने कितने पैसे ऑफर किए। मांगते कहता है कि अगर पोलाइटली बात नहीं कर सकती तो साफ साफ बात करा करो। मुन्योंग कहती है कि मैंने तुम्हें चाकू मारा था, इस बारे में तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए मैनेजर ली ने तुम्हें कितने पैसे ऑफर किए हैं। अब गांगते कहता है कि लगता है तुमने ऐसा बहुत के साथ किया होगा, पर मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुन्योंग पूछती है फिर क्यों आए हो। मांगते कहता है तुमसे मिलने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा देखना चाहता था, तुम्हारी आंखें मुझे किसी की याद दिलाती हैं। मुन्योंग पूछती है कि मेरी आंखें तुम्हें किसकी याद दिलाती हैं। मांगते कहता है एक हार्टलेस लड़की की। हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पता चलता है कि स्टार्टिंग में जो फेरी टेल की कहानी दिखाई गई थी वो इन दोनों की बचपन की ही कहानी थी, यानी कि मुन्योंग ने सच में गांगते को डूबने से बचाया था।
और इसी के साथ हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, और लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।